आप अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, इन द क्वेश्चन बिलो सिलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन एंट्री। इसका मतलब ये हो रहा है कि रिलेटेड फिगर का क्या मतलब हो रहा है कि जो रिलेशन फर्स्ट सेकेंड का है वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ का बनना चाहिए, ये मतलब हो रहा है। तो अगर आप फर्स्ट और सेकेंड में ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये इसका ये मिरर इमेज दिख रहा है, ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया, मिरर इमेज दिख रहा है। और ये जो ऐसे था ये उसको अंदर की तरफ था तो बाहर की तरफ हो गया, मतलब ओपन हो गया, ये भी उल्टा हो गया, खुल गया, मतलब समझ रहे हो। तो अब ये आपको ऐसा करना है, ठीक है। देखो ये ऐसे था तो ये बाहर आके ऐसे हो गया, मतलब अगर एरो अंदर के बाहर की तरफ था, ये ऐसे बाहर की तरफ था तो अंदर की तरफ आ गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज हो गया, ठीक है। तो ये पहली बात, ऐसे दिया हुआ है तो अंदर की तरफ आ जाएगा ये, ठीक है, अंदर की तरफ आ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। अब ऐसा कहाँ पे फिगर दिया हुआ है तो आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये तो वैसे दिया हो तो ये तो ऐसे ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ये सेम टू सेम दे दिया है ना, मैं इसको रब कर दूँ तो सेम टू सेम दे दिया है ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। तो अपना आंसर सिर्फ क्या हो सकता है, सेकेंड या थर्ड हो सकता है, सिर्फ यही हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग इसका मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज ये साइड जाएगा, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ठीक है, मिरर इमेज करोगे और ये उधर चले जाएगा। तो आई होप क्या होना चाहिए आंसर इसका, देखो ये इधर चले जाएगा तो बाहर की तरफ मुंह चले जाएगा, तो ये सिर्फ अंदर की तरफ मुंह किया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता इसका मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, मिरर इमेज आपको करना था बस, और कुछ नहीं करना था। तो अगर आप इसको पेपर में बना के भी देखोगे, जैसे मैं इससे पहले वीडियो बनाया था, मिरर इमेज बनाने का मेथड क्या होता है, कोई पेपर पे आप जो रफ शीट दिया रहेगा उसको बना लो और उसको उल्टा करके देखो तो दिखेगा। और उल्टा करने के बाद इसको सिर्फ ये ध्यान देना कि ये जब बाहर की तरफ तो अंदर की तरफ ये चेंज हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा इसका, ठीक है। सो बेहद बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत हार्ड नहीं था, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं इसमें, आप सब तो टीचर ही हो, अच्छे समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया होता। हाँ, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ये तो भाई बहुत हॉट टॉपिक है, ये कंपलसरी आता ही है। सो हम लोग सीधा सीधा इसको ट्री डायग्राम बनाएंगे, और सबसे बेस्ट मेथड ये होता है सॉल्व करने का। कोई भी अगर ब्लड रिलेशन गिवन है आपका, सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ट्री डायग्राम से सॉल्व करो आप, ठीक है। तो देखते हैं, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो ए जो दिया है, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। बी अभी नहीं मालूम कौन है, बहन है कि भाई है, ठीक है, लेकिन ए जो सिस्टर है, तो मैं तुम लोग को इससे पहले बता चुका हूँ कि अगर जेंडर के लिए हम लोग क्या शो करते हैं, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, ठीक है। तो ए बहन है बी का, बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, नोट डिसाइड। सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी और डी का भी कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, तो अभी रहने देते हैं इसको। डी इज द सिस्टर ऑफ ए, हाँ यहाँ पे देखो क्लियर हो गया है, डी इज द सिस्टर ऑफ ए, ठीक है। ये अभी पता नहीं था कि सी और डी यहाँ पे अपने पास नहीं था, तो उसको छोड़ दिया हम लोग, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। जरूरी नहीं आपको एक साथ मिल जाए, जो नहीं मिल रहा उसको छोड़ दो, बाकी जो मिल रहा है उसको। यहाँ डी इज द सिस्टर ऑफ ए अपने पास है, तो D इज द सिस्टर ऑफ A, मतलब जो D है उस किसकी बहन है, वो A की बहन है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब D और C में देख लो, C इज द ब्रदर ऑफ D, C इज द ब्रदर ऑफ D, तो C यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो, C इज द ब्रदर ऑफ D। अब C के क्लियर बोला कि ब्रदर है, इसलिए यहाँ पे क्या साइन है, प्लस साइन है, क्योंकि ये मेल की बात कर रहा है, भाई है उसका। अब क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ इज B रिलेटेड टू D, B और डी में क्या रिलेशन है, बी और देखो डी तो बी की बहन हो गई, ये कंफर्म है, लेकिन बी के बारे में कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस ऐसा है नहीं जो इसका जेंडर डिसाइड कर सके कि इज इट ऑफ मेल और इज इट ऑफ फीमेल। तो जब तक आपका स्टेटमेंट में दिखा नहीं देगा कि उसका जेंडर क्या, आप अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो बी के बारे में नहीं मालूम है कि वो बहन है भाई, लेकिन ये कंफर्म है या तो बहन होगा या भाई होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से बहन भाई, सब सिबलिंग्स है, देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं, सब सिबलिंग्स है, लेकिन दो ही पॉसिबल है, या तो बहन होगा या भाई होगा, तीसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो आप अगर देखोगे तो ए दिया हुआ ब्रदर तो नहीं हो सकता, कंफर्म नहीं हो, ब्रदर और सिस्टर ये हो सकता है, सिस्टर भी नहीं हो सकता, डेटा इनएडिक्वेट नहीं है, क्लियर दिख रहा है उसमें, दो ही पॉसिबिलिटी वैल्यू है, बहन या भाई, तो आंसर आएगा बी आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप थोड़ा सा आप जल्दबाजी में करके क्या उसको भाई मान लो या बहन मान लो, तो आप यहाँ पे अजम्पशन नॉट अलाउड हियर, हाँ अजम्पशन नहीं कर सकते हो, हाँ भाई होगा बहन होगा, 100% श्योर नहीं हो, तो दोनों पॉसिबिलिटी है ब्रदर और सिस्टर, तो बेस्ट इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वापस से क्या आ गया, ब्लड
मिरर इमेज आ गया। तो मिरर इमेज देखो आपको सिंपल क्या करना है, इसको यही बना लेना पेपर पे और पीछे कर देना। अब अगर नहीं आया तो मैं देख तो बता रहा हूँ कैसे करना। देखो ये इसका मिरर कैसे बनेगा, देखो ये सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा, मिरर में भी ऐसे ही दिखेगा ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, इसका मिरर देखोगे आप तो मिरर किधर दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए ना इसका मिरर, ऐसे दिखना चाहिए। हाँ मिरर इमेज ये दिखेगा इसका। तो ये ऑप्शन कहाँ पे देख लो, तो ये तो देखो सेम टू सेम दे दिया, ये नहीं हो सकता। ये देखो ये क्या, एक ऐसे कर दिया एक ऐसे कर दिया, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों अलग अलग कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। देखो एक ऐसे कर दिया एक ऐसे कर दिया। तो पॉसिबल चांसेस क्या है, बी या सी में आंसर होना चाहिए ना। अब नीचे वाला देख लेते हैं, ये ऐसे दिया हुआ है मतलब ये हो जाएगा मिरर में ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया तो मिरर में ऐसे हो जाएगा ये। तो किधर भी मिलेगा ये, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा ये, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आई अब समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, एलिमिनेट करना सीखो। उसके बाद देखो दो तो ऐसे ही रिमूव हो जाते हैं, दो ऑप्शन रेस से बाहर हो जाते हैं, सिर्फ दो ही बचते जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल आप एलिमिनेट कर दीजिए, उसके बाद जो थोड़ा बहुत मेहनत करना है वो करने के बाद आंसर निकलता ही 100% निकलता। कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है यहाँ पे आपको। यहाँ पे हिंट क्या मिला, ये देखो जब यहाँ पे अपोजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम तो कैसे हो सकता है मिरर इमेज ना, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही बच रहा है आपका जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 फिगर्स आर गिवन, 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड आउट विच वन ऑफ द फिगर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। मतलब 4 फिगर दिया है, 4 में से 3 एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, एक जो होगा उसमें नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस की बात करोगे आप तो देखो एक सर्कल दिया हुआ है और जो एरो देखो, एक एरो ऊपर की तरफ गया एक एरो नीचे की तरफ गया। क्या मतलब हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एरो गया है। ठीक है, बी में, सी में देख लेते, ये बीच में इलिप्स है और ये ऐसे गया है, देखो एरो अपोजिट जा रहा है, सही है। ये बीच में भी सर्कल है, एक एरो ऊपर जा रहा है एक एरो नीचे जा रहा है। मतलब क्या हो, सर्कल है या इलिप्स से जो भी फिगर है उसके बाद जो एरोज है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर ये राइट जा रहा है तो लेफ्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर ऑप्शन ए की बात करोगे तो ये तो सर्कल चलो इलिप्स बराबर है, लेकिन एरो का डायरेक्शन देखो सेम डायरेक्शन दे दिया है। होना क्या चाहिए था, ये इलिप्स है, एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन में कर दिया, तो यही अपना अलग हो गया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, अपना आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर ए। आपको ढूंढना था कि कौन सा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन ए वाला है जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। उसका रीज़न क्या है, इसके दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाकी तीनों बी सी डी में एरो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन था इस आंसर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, इसको बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब ये है कि जो रिलेशन से आपको यहाँ दिखेगा ए टू बी अगर मान लो, तो वही रिलेशन आपका यहाँ पे सी टू डी दिख रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो अगर रिवॉल्वर की बात करोगे तो हॉस्टलर में, मतलब रिवॉल्वर को किस में रखा जाता है, हॉस्टलर मतलब पिस्तौल दान जिसको बोलते हैं उर्दू में। क्या होगा, पिस्तौल दान, एक अच्छा वर्ड है पिस्तौल दान। मतलब रिवॉल्वर को किस में रखा जाता है, पिस्तौल दान को, मतलब ए को रखा जा रहा है बी में। जो ये है ए है उसको किस में रखा जा रहा है, बी के अंदर। ठीक है, यही देख लेते। वाटर को ग्लास में रखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सी जगहों पे रख सकते हैं। तो वाटर ऐसा फिक्स नहीं है कि ग्लास में ही रखा जाएगा, दूसरी चीज़ भी हो, तो बोतल भी हो सकता है या आपका पतेली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो पर्टिकुलर नहीं है, पर्टिकुलर की बात कर, रिवॉल्वर को रिवॉल्वर दान में रखा जाएगा ना, एक पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहा है। आइज को बॉडी में रखोगे क्या, ये तो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेस्ट था, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। बुक को सेल्फ में रखोगे, हाँ ये हो सकता है। क्लॉथ को टेक्सटाइल नहीं, ये तो अलग ही हो गया। क्लॉथ और टेक्सटाइल का तो रिलेशनशिप है, लेकिन उसमें रखते नहीं है। क्लॉथ टेक्सटाइल मीनिंग एक ही होता है कि टेक्सटाइल मतलब कपड़ा वगैरह जो बनाने का प्रोसीजर होता है या कारखाने वगैरह, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो नहीं है, तो बुक को सेल्फ में रखा जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन आपका यही रहेगा,
क्योंकि बुक को किस में रखा जा रहा है, शेल्फ के अंदर रखा है। जिस तरह रिवॉल्वर को हॉस्टलर में रखते हैं, रिवॉल्वर को पिस्तौल दान में रखते हैं, इसी तरह बुक को हम लोग कहाँ रखते हैं, शेल्फ में रखते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन। अब देखो ये थोड़ा सा आपके लिए हेवी हो सकता है या टफ हो सकता है, बोल सकते हो कि इसमें आपको अल्फ़ाबेट का सीरीज जो होता है, जो नंबर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखते हैं पहले पर डिफरेंस कितना दिया है। तो अगर आप ऑप्शन ए की बात करोगे तो एफ जे दिया हुआ है, एफ जे ओ आर, ठीक है। एफ का होता है 6, जे का होता है आई जे 10 होता है, ओ का होता है 15 होता है, आर का होता है 18। डिफरेंस की बात करोगे तो आप 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 3, ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 6 + 4 10, 10 + 5 6, 5 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करेंगे अगर आप हम लोग तो दूसरे कलर से लिखूँ आपको अच्छे समझेगा। IMBR दिया हुआ है, IMRV क्या दिया हुआ है, IMRV। नंबरिंग करो, I का होता है 9, 13 होता है, R का 18 होता है और V का RSTUV 22 होता है। ठीक है, डिफरेंस निकालो, 9 9 4 13, 13 5 18, 18 4 22, यहाँ 3 हो रहा था, यहाँ 4 हो रहा था। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि आप देखो यहाँ 3 यहाँ 4 है, इसका ऑप्शन टिक करके आ जाओगे। मोस्टली यही गलती होती है कि आप देखो कि यहाँ 3 है 4, अब क्या भरोसा कि आगे के ऑप्शन में ये पैटर्न फॉलो कर रहा होगा या ये कर रहा है, तो ये बाकी ऑप्शन से भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ 2 को चेक करके कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो कि आंसर क्या होगा। ये हो सकता है ये पैटर्न सारे ऑप्शन पर फॉलो कर रहे होंगे तो ये आंसर आ जाएगा, अगर ये पैटर्न बाकी ऑप्शन पर फॉलो कर रहे होंगे तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो देखते हैं तीसरा में क्या फॉलो कर रहा है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर सी में क्या गिवन है, M Q V Y। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, 13, Q होता है 17, B का 22 और Y का 25। ठीक है, डिफरेंस निकालो, 13 + 4 17, 17 + 5 22 और 22 + 4 22 + 3 4 5 3। तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सिमिलर दिख रहा है। आपके कंफर्मेशन के लिए मैं एक और ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन डी में देख लेते क्या है। वैसे आंसर तो समझ में आ गया कि आंसर बी होगा, फिर भी आपको कंफर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि ऑप्शन बी क्यों होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ, DFKN, DFKN। डी का होता है 4, एफ का होता है 6, के का होता है 11, एन का होता है 14। डिफरेंस निकालो, 4 सॉरी BF है, बी का होता है 2। ठीक है, 2 + 4 6 + 5 11, 11 + 3 4 5 3। तो इसमें भी 4 5 3, इसमें भी 4 5 3, इसमें भी 4 5 3, यही आंसर जिसमें 4 5 4 हो रहा है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही आंसर आपका हो गया। तो ये इतना इजीली मैं कैसे निकाला, कितना जल्दी हो गया, क्योंकि मुझे अल्फ़ाबेट के नंबर याद है विथ ट्रिक अच्छे से। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको भी अल्फ़ाबेट के ट्रिक याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे। और टाइम का सबसे बड़ा मसला है, आने का आंसर तो आ जाएगा, आप पीछे देख देख के लिख लोगे, उसके बाद जब ढूंढते फिरोगे एक क्वेश्चन कम से कम अगर आप अल्फ़ाबेट नंबर नहीं याद है तो 3 मिनट तो मिनिमम लग जाएगा, 3 से 4 मिनट। और उस एग्ज़ाम में 3 से 4 मिनट की वैल्यू बहुत होती है। ठीक है, मुश्किल से आपको 36 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्फ़ाबेट के नंबर जो भी ट्रिक से आपको याद होता है वो ट्रिक से याद कर लीजिए, आपके ज़बान पे रहना चाहिए कि अगर M है तो 13 आपके दिमाग में रहना चाहिए, काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर R आ रहा है तो आपके दिमाग में 18 आना चाहिए, T है तो आपके दिमाग में 20 आना चाहिए। अगर ऐसा है तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज कर तो लोगे लेकिन 4 मिनट खपाने के बाद करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है पॉइंटिंग और फोटो दिनेश सेड, ब्लड रिलेशन ये आ गया आपका
हम बोले रिलेशन बोल सकते हो, लेकिन ये पॉइंटिंग वाला है, दूसरा टाइप का ये कि फोटोग्राफ की तरफ इशारा, तस्वीर की तरफ इशारा करके दिनेश ने कहा। तो समझो ये फोटो है, क्या मान लो हम लोग, ये फोटो है, ठीक है, फोटो की तरफ इशारा है। इसका बाप, मतलब ये फोटो का बाप कोई होगा, ठीक है, फोटो का कोई बाप होगा। मेरी माँ का वाहिद लड़का है, इसका बाप मेरी माँ का वाहिद बेटा है, ठीक है। तो तस्वीर किससे ताल्लुक रखती है, मतलब जो है फोटो बिलोंग्स टू दिनेश का कौन होगा, ये मतलब है। तो आपस से मैं बताता हूँ आपको अच्छे से, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। समझो ये फोटो है, क्या ये फोटो है। अब ये कौन है फोटो, हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, इसका बाप कोई होगा, चलो ठीक है, ये फादर होगा, फादर है, ठीक है। उसका बाप मेरी माँ का वाहिद बेटा है, मेरी माँ का वाहिद बेटा है, तो ये कोई इसकी माँ होगी, मदर होगी, ठीक है, मदर होगी। वाहिद बेटा मतलब इकलौता, ठीक है। मेरी माँ का वाहिद बेटा मतलब मैं कौन हूँगा, मैं खुद हूँगा ना। समझ में आ रहा हो क्या बोल रहे हैं, कोशिश का ओनली सन का मतलब वाहिद बेटा, तो मेरी माँ का वाहिद बेटा कौन होगा, मैं खुद हूँगा, और मेरा लड़का कौन है, ये दिनेश हो गया फोटो में। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो ताल्लुक बनेगा, तो ये जो फादर है, ये फादर हो गया दिनेश, ठीक है। ये खुद अपने बारे में बात कर रहे हैं कि इसका बाप मेरी माँ का वाहिद बेटा है, ठीक है। इसका बाप मतलब ये फोटो है जो है, इसका बाप मेरी माँ का वाहिद बेटा है, मतलब दिनेश खुद की बात कर रहे हैं, और दिनेश का लड़का ये फोटो वाला है। तो मतलब फोटो से क्या रिलेशन, द फोटो बिलोंग्स टू, जो फोटो है वो दिनेश का कौन हुआ, दिनेश का लड़का हुआ, दिनेश सन, ऑप्शन नंबर डी, दिनेशचा मुलगा, ठीक है, दिनेश का लड़का। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया था, ये इजी लेवल पे बोल सकते हो, ये इतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन हो गए और अच्छे क्वेश्चन लिया मैंने, और हर टाइप का लिए। तो ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, रॉन्ग टर्म कौन सा है, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ईजी होता है। तो देखो सबसे पहले नंबर लिख लो, 27, 17, 22, 42, 42, 17, 7 एंड 12, ठीक है। ये दिया हुआ है, आप उसमें से गलत बताना है आपको कौन है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, तो ये दोनों में देखो क्या हो रहा है, 27 -10 हो रहा है, कितना हो रहा है -10, यहाँ पे हो रहा है -5, ठीक है। क्या हो रहा है 27, 17, 22, 42, 7, हाँ ठीक है। 27 में से अगर 10 माइनस करोगे तो 17 आएगा, और 17 में से 5 माइनस करोगे तो सॉरी +5 करोगे, 17 + 5 करोगे 22 आएगा, +5, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, अगर 17 में से 10 माइनस करोगे तो 7 आएगा, 7 में +5 करो 12 आएगा। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो अगर यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो यहाँ 22 दिया है, लेकिन आना कितना चाहिए था, अगर ये पैटर्न की बात करो -10 अगर करोगे आप, तो आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 12 आना चाहिए, ठीक है। क्या आंसर आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। कितना आंसर आना चाहिए, 12, ठीक है। कितना आंसर आना चाहिए आपका, यहाँ पे 12 आना चाहिए आंसर। और अगर +5 करोगे तो 12 + 5 17, मतलब सही हो रहा है। ये 42 अपना सीरीज में नहीं है, ठीक है, ये गलत है अपना आंसर। आंसर 12 आना चाहिए, तो ही अकॉर्डिंग टू रूल +10 -10 +5 -10 +5, ये सीरीज तभी कंप्लीट होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, आपको गलत बताना था, तो 42 अपना ये सीरीज के बाहर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे कितना था, कौन सा पैटर्न चल रहा है, -5,
+5 होना चाहिए, और +5 मतलब ये 42 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए 12 आंसर होना चाहिए, तभी 12 + 5 17 होगा। बाकी सब सही है, सिर्फ 42 यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी चीज़ें सही है। तो 42 आपका कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका इस ग्रुप में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो आई होप आपकी जितने मैं आपके क्वेश्चंस लिया हूँ सब उसमें आज देखो सब आ गया, ब्लड रिलेशन भी आ गया, और सीटिंग अरेंजमेंट तो मैं आपको करा चुका हूँ, और डिस्टेंस वाला भी आ गया, अल्फ़ाबेट सीरीज भी आ गया, और मिरर इमेज भी आ गया, और ये सीरीज वाला भी आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप पे हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। और हमारे चैनल को, और हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जो भी हमारा नया वीडियो आएगा डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे आएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन, अगर कभी कभी क्या होता है यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो टेलीग्राम पे आप जुड़े रहोगे तो उससे क्या होगा, बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। और दूसरी चीज मटेरियल भी हम आपको भेज सकते हैं, वहाँ पर आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट लें, और इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हम लोग टेट एग्ज़ाम की जो पूरा प्रोसीजर है वो हम लोग समझेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, सो मैथ्स का भी वीडियो आप देख रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इसी के कंटिन्यू करते हुए जो मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग का, जो आपका टेट का जो मेन टॉपिक है, नियर अबाउट 80 मार्क्स का जो आता है, समझ लो 40% 50% तो यही हो गया। तो सबसे बड़ा जो आपका रोल प्ले करेगा यही आपका रीजनिंग का करेगा। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, 10 क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। पेपर 3 का मतलब सेट 3 का जो बोल सकते हो, तो बहुत सारा सेट है, 50-60 सेट है, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 10 क्वेश्चन सेट नंबर 3 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। क्वेश्चन नंबर 1 आज के क्लास का। तो क्या दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है। देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ABCDE 5 दे दिया है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है ABCD। क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन पहले, कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हो। क्वेश्चन में ये है कि देखो विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, ऊपर का इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो तो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ये देखना है कि नॉट है कि नहीं है, बस इतना देखना है। कौन सा प्रेजेंट किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता, बस इतने आपको देखना है। तो अगर नॉट आ गया, नॉट का मतलब क्या हुआ कि ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को, ये 5 ऑप्शन में से कौन से इसमें चारों में से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में भी डिफिकल्टी आती है, करना क्या एक्चुअली। इतने सारे ऑप्शन दे दिए, सारे ABCDE इधर है, ABCD ये है, तो करना क्या एक्चुअली। ठीक है, यही प्रॉब्लम होती है। तो आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं करना है, देखो ये चारों ऑप्शन है, 1 2 3, ये चारों का डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, चारों का डायग्राम बनाना है, और ये चारों में से कोई एक का डायग्राम ये 5 में से नहीं बनेगा, मतलब 5 में प्रेजेंट ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन का मतलब कौन सा रिप्रेजेंट नहीं किया सकता है ये चारों में से, ये 5 डायग्राम में से, ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं समझा होगा तो फिर मैं आपको सॉल्व करूंगा, तो आई थिंक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला मैं लेता हूं, मैं क्या दिया हुआ है, बॉडी, हैंड, फिंगर, मतलब जिस्म, हाथ और उंगली, शरीर, हाथ, बोट, इसको बना सकते हैं क्या। अगर हम लोग पहले ए की बात करेंगे, हम लोग ए को अगर ग्रामेटिकली डायग्रामेटिकली अगर प्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे। बॉडी, तो मान लो ये बॉडी है अपना, बॉडी के अंदर क्या आता है, हाथ आता है, और हाथ के अंदर आता है फिंगर। फिंगर्स देखो मोस्टली हाथ के अंदर ही आएगा, या बॉडी के अंदर तो आएगा ही, तो अंदर ही रहेगा, ये ऐसा बन सकता है ये। तो कहाँ पे बनेगा ये, ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है। ठीक है, मतलब ए को बना सकते हैं तुम लोग। ठीक है, ऑप्शन ए से बन जाएगा ये। बी में देख लेते हैं हम लोग, बी का क्या है, बी में क्या दिया, ह्यूमन, मदर, वुमेन। तो इसमें सब मेन जो कौन है, ह्यूमन है। ठीक है, ये अगर ह्यूमन मान लेते हो तुम लोग इसको, तो ह्यूमन के अंदर सारे वुमेन आ जाएंगे। ठीक है, चलो मदर ले लो, सारे मदर किसके आ जाएंगे, वुमेन के अंदर, और सारे जो मदर होते हैं वुमेन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये वुमेन होते हैं, मदर सारे क्या होते हैं, वुमेन होते हैं। तो ये किधर दिया हुआ है, ये भी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बी वाला भी रिप्रेजेंट हो गया। सी देखते हैं हम लोग, सी को, सीरियल विथ राइस, सीरियल विथ राइस। तो अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे सी को, तो सी में सीरियल का मतलब होता है अनाज, तो ये अनाज हो गया।
अनाज के अंदर क्या क्या आता है, गेहूँ भी आता है, चावल आता है, लेकिन गेहूँ चावल में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हो गया गेहूँ, ये हो गया चावल, ये हो गया सीरियल, ये हो गया व्हीट हो गया, ये हो गया राइस। ये डायग्राम बनेगा सी का। तो ये देखो प्रेजेंट है क्या, हाँ ये। तो देखो ए बी सी तीनों प्रेजेंट किया सकता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। लेकिन आप देख लेते हैं कि इसका डायग्राम बनेगा कैसे। आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूँ इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, जो रिप्रेजेंट नहीं किया सकता इसमें बोल रहे हैं ना। देखो मेल्स बोला है, ठीक है, तो मेल्स के अंदर ये हो गए मेल्स, और मेल्स के अंदर मेल्स मतलब मर्द हो गए, कजिन दिया हुआ है और भतीजे दिया हुआ है, मेल्स कजिन्स और नेफ्यू। तो अपना जो मेन है ये हो गया मेल। अब नेफ्यू जो होता है भतीजा होता है, सारे भतीजे मेल होते हैं, मेल होते हैं भतीजे नेफ्यू, ठीक है। नीज होता है भतीजी, भांजी भतीजी जो भी है, लेकिन भतीजे बोला है नेफ्यू, तो सारे मेल होते हैं। तो ये पूरे के पूरे क्या आ जाएगा, नेफ्यू आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन कजिन्स, जो कजिन होते हैं वो मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। तो सारे तो कजिन्स मेल नहीं होंगे, कुछ होंगे, तो कजिन को तुम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया कजिन, ये पार्ट जो है कजिन का ये मेल हो जाएगा, जो बाकी बचा है फीमेल हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर डी का। इस तरह का डायग्राम अपने चारों पांचों ऑप्शन में ए बी सी डी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यही अपना आंसर है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ऐसा यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है डायग्राम। सो इस तरह आपको सॉल्व करना होता है। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पड़ा है, पता है अच्छे से, तो आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली। और देखो डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना डायग्राम का आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, स्पीड कितनी है। तो ये देखो, ये तो मैं एक्सप्लेन करने से टाइम लग रहा है। अगर बनाने जाऊँगा तो मैं मुश्किल से 40-45 सेकेंड में मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा ये, अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो, ठीक है। ये तो एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर करने जाओगे तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या जो भी है लिख लो इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये डायरेक्शन और सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। कहाँ से स्टार्ट किया, वो वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया, मगरिब की तरफ स्टार्ट किया। ही टर्न राइट एंड मूव 5 किलोमीटर एंड देन ही टर्न टू राइट एंड मूव 8 किलोमीटर एंड फाइनली टर्न लेफ्ट। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज ही वॉकिंग नाउ। कौन से दिशा में, कौन सी सिमत में अब वो चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करते बनाना, डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। तो समझो ये मैन है, ये मैन है, ठीक है। ये मैन था, उसने स्टार्ट किया वॉकिंग, कहाँ गया, वेस्ट की तरफ गया। तो अगर आपको डायरेक्शन पता है तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट, ठीक है। यही होता है। तो मैन है ये, कहाँ से स्टार्ट किया, वो वेस्ट की तरफ। तो यहाँ से स्टार्ट किया, कुछ डिस्टेंस पे गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, वेस्ट की तरफ गया। अब वेस्ट की तरफ जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है वो, तो ये उसका लेफ्ट हो गया और ये उसका राइट हो गया, ठीक है। अगर ऐसे जा रहे हो, ठीक है, इसका लेफ्ट हो गया, इसका राइट हो गया, ठीक है। अब देन ही टर्न राइट, किधर बोला, राइट की तरफ मुड़ा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा वो, राइट बोल रहा है, राइट एंड मूव्स 5 मीटर। तो ये 5 मीटर गया, ये इधर चला गया, ठीक है, राइट की तरफ ऊपर जाएगा। एंड टर्न राइट, अगेन राइट गया। तो अगर ऐसे जा रहा है तो ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ठीक है। ऐसे जा रहा है तो किधर गया वो, टर्न, देन टर्न राइट, फिर से राइट में गया वो। तो राइट मतलब किधर जाएगा, ये साइड। एंड मूव्स 8 किलोमीटर, कितना गया, 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, अगर ऐसे जा रहा है वो तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है। उल्टा देखो, ऐसे जा रहा है तो नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट। अगर ऐसे जा रहा है तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब किधर मुड़ा है वो, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, किधर गया, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर जाएगा वापस से, ये ऐसे जा रहा है वो। तो ये डायग्राम आपका बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज ही वॉकिंग नाउ। अब वो किस सिमत की तरफ चल रहा है या चल रहा था। तो ये डायरेक्शन कौन सा होता है, आप बोलोगे नॉर्थ, तो शुमाल की जानिब हो गया, ठीक है। तो आंसर किधर आएगा, इधर ही नॉर्थ, उत्तर की सिमत जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो। तो इस तरह से आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, और ये आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि अगर ये तो मेन डायरेक्शन हो गया अपना, और ये अगर ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट राइट कौन सा होगा, ये पता होना चाहिए अच्छे से। तो आप इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिए, इसको नोट्स बनाइए इसको प्रॉपर, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ये डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है, हर सेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा ये, ठीक है, डायरेक्शन सेंस का, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
हाँ, ये अजम्पशन वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, तो ज़्यादा उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअल पूछा क्या है वो देखो पहले, हु विल टीच अस, क्या बोला है, हमें कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच अस, ठीक है। अब ये आपका सेंटेंस है, अब टीच मतलब टीचर करेगा, जो ऐसी बात है टीचर करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बोला कि इसको ये बोला गया, इसको ये बोला गया, इसको ये बोला गया, तो आपको सीधा सीधा देखना है कि हु विल टीच अस मतलब टीचर को क्या बोला गया, बस वही देखना है आपको, ठीक है। क्या देखना है, हु विल टीच अस का मतलब आपको टीचर, आपको टीच कौन कर, टीचर करेगा, टीचर को क्या बोला गया, बस बाकी कुछ मत पढ़ो। तो पढ़ेंगे टेलर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड डॉक्टर, मिल गया अपने को, टीचर इज कॉल्ड डॉक्टर, टीचर को क्या बोला गया, डॉक्टर बोला गया, और यही बोला विल टीच अस। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि आपको पूछा क्या है, विल टीच अस, अपने को पता टीचर अपने को टीच कर सकता है, और टीचर को बोला गया डॉक्टर, तो आंसर क्या आएगा, डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी, सी आंसर आपका ये, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड ये होता है सॉल्व करने का, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर बोल देता कि हमारे कपड़े कौन धोएगा, कौन कपड़े कौन धोएगा, हु विल वॉश आवर क्लॉथ, अगर ऐसा बोल देता कपड़े कौन धोएगा, तो आंसर क्या आता, आप वहां पे देखते वॉशरमैन, धोबी आप ढूंढते, तो वही धोबी, वॉशरमैन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर आ जाता वॉशरमैन इज कॉल्ड पोस्टमैन, तो आंसर क्या था, पोस्टमैन, डाक के आंसर आ जाता। तो डिपेंड करता है कि पूछा क्या है यहाँ पे, तो टीच बोला टीचर, टीचर इज कॉल्ड डॉक्टर, तो डॉक्टर अपना आंसर हो गया। सबसे बेस्ट मेथड ये होता है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये मैथमेटिकल रीजनिंग बोल सकते हो इसको, कि जो सिंबल दिया रहेगा उसका मीनिंग रहेगा, एक्चुअली इसमें आपको वो बोडमास जो रूल होता है वो, और आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना स्ट्रांग है वो चेक करने का मकसद होता है ये क्वेश्चन में, ठीक है। देख लेते हैं, कुछ हार्ड नहीं है। अगर 16C क्या बोला यहाँ पे, 16, अब C का मतलब आप ढूंढो, C मीन्स प्लस दिया हुआ है, तो प्लस 24, 24 के बाद क्या है B, अब B का मतलब होता है प्लस, सॉरी दोनों का मतलब प्लस दिया है, C का मतलब भी प्लस है, B का मतलब भी प्लस है, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। एक बार यहाँ पे C का मतलब प्लस और B का मतलब डिवाइड, एक्चुअली देखो यहाँ पे डिवाइड दिया है, यहाँ पे उर्दू में अच्छे से दिया हुआ है, B का मतलब डिवाइड है, ठीक है। फिर से देखते हैं, A का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, B का मतलब है डिवाइड, A का मतलब मल्टीप्लाई है, B का मतलब डिवाइड है, C का मतलब प्लस है, और D का मतलब है माइनस, ठीक है। चारों होना चाहिए ना, इसलिए मुझे डाउट हुआ कि एक सेम कैसे होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा ब्लर हो गया, एक्चुअली वो डिवाइड ही है, ठीक है, B का मतलब डिवाइड है। अब देखते हैं हम लोग 16C, C का मतलब प्लस है, 24, B का मतलब डिवाइड है, डिवाइड 8, ठीक है, 8, D का मतलब माइनस 6, वापस से क्या था B है, B का मतलब फिर डिवाइड हो गया, डिवाइड बाय 2, A3, A का मतलब है मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 दिया है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, आपको ये मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल क्या सॉल्व करते हैं, हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो एक साथ दो कर सकते हैं ऑपरेशन, 16 प्लस 24 जो 24 डिवाइड बाई 8, 24 को 8 से 8 या 24 माइनस 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब बोडमास की सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 16 प्लस 3 माइनस 9, ठीक है। तो 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा 19, और 19 माइनस 9 हो जाएगा 10, वेर इज 10, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह आपको करना था, सिंपल है, आपको क्या किसका क्या मतलब है, जो सिंबल है सिंबल का मतलब ढूंढना है, उसके बाद वहाँ पुट कर देना, बोडमास के हिसाब से सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो बोडमास में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, ब्रैकेट ऑफ डिवाइस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये आपको फॉलो होता है, ठीक है। ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट भी नहीं था, ऑफ भी नहीं था, तो सीधा सीधा
पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस, दोनों में से कोई भी चलेगा, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये दोनों में से आंसर सेम आता है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में फ़र्क पड़ जाता है। सबसे पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम तो नेक्स्ट दिया हुआ है, हाँ ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है, तो आसान होता है। मोस्टली आपको मैं नंबर सिखाया था, आपको बताया था कि नंबर आप याद कर लो, P इंटू क्यू का मतलब दिया हुआ है 16 इंटू 17। तो सिमिलरली क्या मतलब पूछा है, L इंटू एम, L इंटू एम का क्या मतलब होगा, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप अगर गौर से करोगे तो P का जो नंबर होता है 16 होता है और Q का होता है 17 होता है, ठीक है। Q का कितना 17 होता है, क्लियर दिख रहा है, P का 16 और Q का 17। तो L का कितना होता है, L का होता है 12 और M का होता है 13, 12 इंटू 13। ये आप याद कर लो नंबर, तो आंसर क्या आएगा 12 इंटू 13, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। L का 12 होता है, M का 13 होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो थोड़ा सा भी आप अगर मिस्टेक करोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन अगर देखोगे आप 5, 6, 7, 8 बहुत क्लोज ऑप्शन है। अगर एक भी आपने गलत काउंट कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और है बहुत आसान क्वेश्चन। क्या बोला, हाउ मेनी टाइम्स द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप्स विद द आवर हैंड फ्रॉम 9 AM टू 4 PM। सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक जो मिनट की घड़ी काटा होता है, मिनट की सुई होती है और घंटे की सुई, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर छुप जाएंगे। समझो ये घंटे की सुई है, इसके ऊपर मिनट की सुई है, इसको बोलते हैं ओवरलैप होना। उसके ऊपर कितनी बार आएगा, समझ में आ रहा है, ये अगर आर एंड है तो इसके ऊपर मिनट हैंड कितनी बार इसके ऊपर ओवरलैप होगा, एक के ऊपर एक हो जाएगा। ओवरलैप क्या बोलते हैं हम लोग, कितनी बार सुबह 9 बजे सामने घंटे की सुई के पार करती है। ओवरलैप करना पार करना या उसके ऊपर जाना, ये भी बोल सकते हो, ओवरलैप हो जाना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब सुबह 9 बजे अगर हम लोग घड़ी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, सुबह 9 बजे कब बजेगा, ये हो गया सुबह 9 बज गया, ये आर एंड है, ये मिनट एंड है, ये सुबह 9 बज गया, ठीक है। अब 4 बजे तक आपको जाना है, तो जैसे ये घूमते घूमते जब आएगी, जब 10 बजेगा तो एक बार ओवरलैप करके यहाँ पे जाएगी, तो 10 बजे एक बार होगा, फिर घूमते घूमते आएगी ऐसे, जब 11 बजेगा तो एक बार ओवरलैप करेगी, इसी तरह जब 12 बजेगा तो ओवरलैप करेगी, जब 1 बजेगा तो एक बार ओवरलैप करेगी, 2 बजेगा तो ओवरलैप करेगी, 3 बजेगा तो ओवरलैप करेगी, ठीक है। 3 बजे यहाँ 3 बजे यहाँ पे ओवरलैप कर देगी, ठीक है। तो कितनी बार हो गया, 10 बजे, 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक ओवरलैप करेगी, ठीक है। अब 3 कैसे बजेगा, ये 3 बजेगा, लेकिन जब 4 बजेगा वो, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे एक बार और करेगी ओवरलैप, तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी बार ओवरलैप करेगी, 7 बार ओवरलैप करेगी। ये मिस्टेक हो रहा है क्या, एक बार काउंट कर लेते फिर से। देखो अभी कितना है, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ना, तो 9 बजे ये आपका बजाया था मैं 9, ठीक है। तो जब 10 बजेगा तो एक बार करेगी, ठीक है, फिर 11 बजेगा तो एक बार करेगी, जब 12 बजेगा तो एक बार करेगी, ठीक है, 12 ऐसे बजेगा, जब 1 बजेगा जब 1 बजेगा तो वहाँ पे ओवरलैप नहीं करेगी, यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 बजे नहीं करेगी, देखो कैसे हो रहा है, ये हो गया आपकी घड़ी, ठीक है, सॉरी फिर से बता दूँ मैं, आपको समझने वाली चीज़ है ये आपकी घड़ी हो गई, ये 12 बजा हुआ है, ठीक है, ये छोटे कांटा इस पे है और बड़ा कांटा उसके ऊपर है, ठीक है, ये 12 बज गया, ठीक है, एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की हुई है, और नीचे कौन सी है, छोटे कांटा है और बड़ा। लेकिन जब 1 बजेगा तो ओवरलैप करके आएगी, लेकिन दोबारा ओवरलैप करेगी ही नहीं जब 1 बजेगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 12 से 1 के बीच में मिनट आर एंड
है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, पार नहीं करेंगे। तो एक मिसिंग हो गया, क्या हो गया, एक मिस हो गया वो। तो कितना आंसर आएगा, 10, 11, 12, एक वाला नहीं रहेगा, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार उन लोग एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं होगा। आप प्रैक्टिकली उसको घड़ी अगर होगा आपके पास तो उसको घुमा के देख सकते हो या इमेजिन कर सकते हो, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 12 बजे के बाद वो मिनट एंड इधर चले जाएगा और आर एंड इधर आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, तो एक कम हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6। ठीक है, बी आंसर आपका सही है। 7 नहीं आएगा क्योंकि 1 बजे के बीच में 12 और 1 के बीच में ओवरलैप नहीं होता है। समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 7 करके आंसर आ जाएगा। 7 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा एक बार सोच लेना कि 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एक क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ है। देखो, ए का 1 दिया हुआ है, बी का 4 दिया हुआ है, सी का 9 दिया हुआ है और नेक्स्ट मिसिंग है, और ई का कितना दिया हुआ है 25। तो ए का 1 मतलब ए का अगर अल्फ़ाबेटिकली देखोगे तो ए का नंबर होता है 1, तो 1 का, उसके बाद 2 का 4 बन गया, ये 3 होता है, 3 का 9 बन गया है, ये 5 होता है, 5 का 25 बन गया। तो अब आपको समझ में आ गया क्या पैटर्न चल रहा है। जो उसका अल्फ़ाबेट का नंबर है, जैसे ए का 1 और उसका स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, बी का 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, सी का 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, ई का 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सी के पास डी आता है और डी का कितना 4 और 4 का स्क्वायर आता है 16, तो डी 16 ये आंसर आएगा आपका। सो वेयर इज डी 16, ये है ऑप्शन नंबर सी। जो अल्फ़ाबेट का नंबर है उसी का स्क्वायर कर दिया, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो, आपका जो होता है ना, ये आपका जो ऑब्जर्वेशन कितना बारीक बीनी से आप कोई चीज़ को मुशाहिदा कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन पावर आपको चेक करना होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। देखो, एक सिंपल क्या पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इसका पूछने का मकसद ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना है, कि कोई चीज़ें दी हुई है तो आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि एक हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, देखो अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, उसके अंदर अपने 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं, मतलब अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, वॉवेल्स को नहीं, ठीक है। आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ द विच इमीडिएटली प्रीसीड का मतलब पहले होता है, क्या होता है, पहले, ऊपरी पहले नंबर, उसके पहले नंबर आना चाहिए। कितने अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनसे पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे नंबर आना चाहिए, और नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए, लेटर नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, लेटर नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए। अब समझ में आ गया। ऐसे कितने अल्फ़ाबेट है जिनके पहले नंबर है लेकिन बाद में लेटर नहीं है, लेटर नहीं चाहिए, नॉट फॉलोड बाय, नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। अब उर्दू पढ़ लेते, वही दिया हुआ है कि ऊपरी तरतीब में कितने कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है यहाँ पे अल्फ़ाबेट, हाँ कॉन्सोनेंट बोल सकते हो इसको। कॉन्सोनेंट ऐसे है जिनके पीछे कोई नंबर आता है, पीछे मतलब पहले ये कोई नंबर आता है मगर कोई हर्फ नहीं, आगे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये मतलब हो रहा है। मतलब समझो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूं, अगर कॉन्सोनेंट समझो एम है, क्या ले लिया हम लोग, एम, तो एम से पहले कोई नंबर होना चाहिए, समझो मान लिया 6 है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लेटर नहीं आना चाहिए, ना तो ए बी सी डी, ये कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। कॉन्सोनेंट से पहले नंबर चाहिए, बाद में अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए। ऐसे कितने हैं, तो अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो के दिया हुआ है, के से पहले नंबर है, ठीक है, के से पहले नंबर चाहिए और बाद में अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए, तो बाद में अल्फ़ाबेट नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज है, तो एक पेयर ये बन गया। क्लियर दिख रहा है, अल्फ़ाबेट से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले नंबर है, उसके बाद अल्फ़ाबेट नहीं है, एक बन गया। ये लेकिन ये कॉन्सोनेंट नहीं है तो ये नहीं ले सकते, ये कौन लोग कॉन्सोनेंट बोला है, हाँ, तो कॉन्सोनेंट लेना आपको, तो ये ई नहीं ले सकते क्योंकि ई वोवेल है। ये हो गया। बी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, बी,
तो बी से पहले नंबर है, ठीक है, लेकिन उसके बाद लेटर, हाँ ये ले सकते हैं हम लोग। देखो बी के पहले नंबर है, बाद में अल्फ़ाबेट नहीं है, तो 2 बन गया, ये पहला पैर ये बन गया, दूसरा पैर ये बन गया। अब देखते हैं क्यू, क्यू से पहले नंबर ही नहीं है तो ये नहीं ले सकते। वी देखते, वी, वी से पहले 8 है, लेकिन 8 के बाद क्या दे दिया है, एक लेटर दे दिया यू, तो ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो उससे पहले नंबर तो है लेकिन बाद में अल्फ़ाबेट लेटर आ गया, यू आ गया, तो ये नहीं ले सकते हम लोग। उसके बाद देखते 5, जे ले लेते, जे, एफ देते, एफ से पहले नंबर है, उसके बाद अल्फ़ाबेट है नहीं है, तो ये ले सकते हैं हम लोग। देखो 5 से पहले अल्फ़ाबेट, देखो एफ से पहले आपका नंबर है, उसके बाद लेटर नहीं है, वापस से नंबर है। देखो लेटर नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, नंबर हो या कोई सिंबल, वो चलेगा, लेटर नहीं बोला है, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और एम देखो, अगर एम ले लोगे तो एम से पहले नंबर है, लेकिन एम के बाद अपने को लेटर नहीं चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे लेटर है, तो ये नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। तो कितने पेयर बन गए ऐसे, टोटल 6 पेयर, 1 2 3, टोटल 3 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, 3 पेयर ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन होता है ये, जरा सी भी आपने गलती कर दिया आपका आंसर गलत हो जाए। ऑप्शन देखो कितना माइनर दिया है, 1 2 3 4, एक भी आपने गलत काउंट कर लिया है, कम काउंट कर दिया, तो यहाँ 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। एक कम काउंट कर देंगे तो 2 आ जाएगा आंसर, और एक ज़्यादा काउंट करोगे 4 आ जाएगा। सब ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस तरह क्वेश्चन में आप गलती गुंजाइश ज़रा भी नहीं है, क्योंकि दूर दूर ऑप्शन है तो समझ में आएगा। नहीं, एक भी कम काउंट कर दिया तो 2 भी मिल जाएगा यहाँ पे, अगर एक भी ज़्यादा काउंट कर लिया 4 भी मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ रहा है कितना बारीक ऑब्जर्वेशन चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 3 पेयर है, आपको मैं क्लियर करके बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, ये है आपका स्टेटमेंट और उसका है कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है, और लेकिन आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका जो सोच है, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, किसी के अगेंस्ट में नहीं, तुम्हारा पर्सनल जाति मामला नहीं चलेगा वहाँ पे, कि ऐसा कुछ सोचो आप ये स्टेटमेंट में कि पूरा ग्लोबली आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। आपकी सोच यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मैं होता तो ये कर देता, तो तुम्हारे वो पर्सनल चीज़ हो गया, ग्लोबली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नेचुरली जो ह्यूमन बीइंग जो करता है वो आपका यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या दिया है, कंपनी भी वांट्स टू टेक अ प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग नेशन हाईवे 25, द कंसर्न मिनिस्टर हैज आस्क्ड फॉर 12% कमीशन। क्या दिया, कंपनी नेशनल हाईवे 25 की तरक्की का प्रोजेक्ट अपना चाहती है, लेना चाहती है, ठीक है। लेकिन क्या मुतल्लिका वजीर ने 12% कमीशन का मुतालबा किया है। जो मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी बी है वो एक प्रोजेक्ट है, एक रोड बनाना चाहती है, हाईवे नेशनल हाईवे 25, लेकिन जो वहाँ पे जो कमिश्नर बैठा है, मिनिस्टर जो बैठा है, वो क्या कर रहा है, 12% कमीशन मांग रहा है, मतलब रिश्वत मांग रहा है। इन केस क्या बोल रहे हो, रिश्वत मांग रहा है। भाई अगर तेरे को रोड बनाना है, अगर तू कंपनी बी को रोड बनाना है तुझे, तो 12% मुझे कमीशन देना पड़ेगा। इन ब्राइब मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, ठीक है। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कंपनी का क्या होना चाहिए, ठीक है। अब अपना जाति नजरिया नहीं यहाँ पे देना है, दे देंगे 12%, क्या फर्क पड़ता, नहीं, ये गलत है ना, क्योंकि कानून के हिसाब से क्या है, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों इक्वल क्राइम है, ठीक है ना। तो आप रिश्वत दोगे तो भी उतना ही रहेगा जितना रिश्वत लेने वालों को क्राइम है, दोनों इक्वल राइट्स है, ठीक है। तो रिश्वत देना और लेना दोनों इक्वल क्राइम है, ये सोच लो। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव सोचना है आपको, नहीं तो बोला मैं हूँगा तो दे दूंगा, तुम्हारा पर्सनल राय नहीं चलेगा। यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन में ग्लोबली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हर कोई बोले हाँ सही किया उसने। अब देखो क्या बोला, पहला, कंपनी शुड एक्सेप्ट एज 12% कमीशन फॉर एक्टिंग प्रोजेक्ट इज नॉर्मल, ठीक। कंपनी जो है, कंपनी कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए 12% कमीशन आम है, ठीक है। नहीं क्यों एक्सेप्ट करेगा भाई, 12% कमीशन क्यों देगा वो ऑफिसर को, ऑफिसर को सैलरी मिलती है ना, जो करप्शन है, तो करप्शन तुम रिश्वत देना और लेना दोनों जरूर, अभी बताया मैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहला क्या हो गया, गलत हो गया, ये पहला गलत है, कंपनी को नहीं देना चाहिए 12% कमीशन। उसके बाद द कंपनी शुड हैगल एज 12% कमीशन फॉर सैंक्शनिंग प्रोजेक्ट ऑन द हायर साइड। क्या होना चाहिए, कंपनी को सौदेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट की मंजूरी के 12% कमीशन ज़्यादा है। तो जब रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है, तो उसमें नेगोशिएशन की बात क्या होगी, उसमें नहीं कर सकते भाई 12 नहीं 10 ले ले, 8 ले ले, वो गुंजाइश नहीं है, लेना देना ही नहीं है कमिश्नर को। वहाँ पे जो मिनिस्टर है उसका दूसरा वे है, उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, जो भी है आप लीगल तरीके से जाइए, लेकिन आपको वहाँ पे आपको कमीशन नहीं दे सकते हो, ये 100% रॉन्ग है। तो
आप उसको वो नहीं कर सकते हो, बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते हो कि भाई कम ज़्यादा कर ले, ऐसा वैसा नहीं, दोनों गलत है दोनों स्टेटमेंट। तो आंसर क्या आएगा, नाइदर वन और टू फॉलोज। तो नाइदर वन और टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। दोनों से गलत हो तो क्या आंसर आता है, नाइदर वन और टू फॉलोज। ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट होता है, उसका कोर्स ऑफ एक्शंस होता है। तो आपको पॉजिटिव वे में सोचना होता है। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं टॉपिक पे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसे कॉलेज वाला था, लड़कियों का था, और बहुत सारे हम लोग कर चुके हैं ऐसा, तो नया क्वेश्चन नहीं था। बस आपको अपना सोच पॉजिटिव रखना है, पर्सनल व्यू नहीं देना है। ठीक है, कि मेरा ज़ाती मामला ये है कि भाई 12% कौन सी बड़ी बात है, दे देते ना ऑफिसर को, पूरा रोड बनना नहीं। रिश्वत लेना और देना दोनों क्राइम में। ठीक है, नेक्स्ट, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे 11 से लेके 20 तक। ठीक है, तो इसमें भी वापस से दिया असर्शन और रीज़न दिया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होता है एक्चुअली आपका जीके नॉलेज टेस्ट करता है कि आपका जो जीके है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप कोई चीज़, कोई भी हादसा जो होता है उससे रिलेट कितना करते हो, ये आपका इसका मोटिव है, ये इस तरह क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो असर्शन क्या दिया हुआ है, असर्शन का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। ठीक है, और उसका दूसरा जो रहेगा उसका रीज़न दिया रहेगा। ठीक है, और आपको बताना कि जो पहला जो इंसिडेंट हुआ उससे दूसरे क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है कि नहीं है, सही है कि गलत है, जो भी है। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ते हम लोग स्टेटमेंट। असर्शन क्या दिया हुआ, फर्स्ट इंडो पाक वार फॉर्ड इन 1957। 1957 में पहला इंडो पाक वार, इंडो मतलब इंडिया और पाक मतलब पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का जो था पहली हिंदुस्तानी पाक जंग 1957 में लड़ी गई थी। ये सही है कि गलत है, सबको पता है कि पहला जो जंग लड़ी गई थी 1962 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, 1962 में लड़ी गई थी इंडिया पाकिस्तान की। तो इसमें कितना दिया 1957, तो ये हो गया पहला गलत। क्या दिया हो गया, ये गलत दिया। आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है यहाँ पे, 1957 में नहीं लड़ी गई थी, 1962 में लड़ी गई थी इंडो पाकिस्तान वार, पहला गलत हो गया। और दूसरा इसका रीज़न क्या दिया हुआ है कि इंडिया इन्वेडेड पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया था। ठीक है, तो ये भी गलत है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था। पहली बात तो सन जब गलत दिया तो लड़ाई हुई नहीं, तो भाई जब लड़ाई नहीं हुई है तो कौन किस पे हमला किया, ये कहाँ से गलत सही होगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। समझ रहे हो, जब पहले ही भाई 1957 में लड़ाई नहीं हुई है तो चाहे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया कहाँ से हमला करेगा या पाकिस्तान, कुछ भी बोले वो गलत ही होगा। तो इंडिया इन्वेडेड पाकिस्तान या पाकिस्तान इन्वेडेड पाकिस्तान, इंडिया या इंडिया इन्वेडेड पाकिस्तान, कुछ भी हो गलती हो, क्योंकि लड़ाई नहीं हुई ना उस टाइम पे, तो ये हो जाएगा गलत। इसका रीज़न भी ये नहीं है, तो दोनों गलत हो गया। तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। वेयर इज दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही ए आणि आर खोटे आहेत। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि पहले ही 1957 दे दिया है। जब लड़ाई नहीं हुई भाई तो हमला कौन किस पे करेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको करना होता है, नॉलेज टेस्ट करता है आपका। तो आई होप आपको जो आज मैं क्वेश्चंस लिया और अच्छे क्वेश्चंस थे, लेवल ठीक ठाक था, समझ में आ गया होगा। आप उसको नोट कर लीजिए, और अगर आपका ये मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बारे में मोर नोटिफिकेशन के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ऑफिशियली हमने डाल दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होता है कि कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, यूट्यूब पे कभी कुछ टेक्निकल इश्यू होता है तो आपका क्या होता है, टेलीग्राम पे वो 100% शो करेगा, क्योंकि आपने इसको ज्वाइन किया है। इसका बेनिफिट यही होता है। ठीक है, उसमें हमारा कोई वो प्रॉफिट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो अब आप सोचते हो कि बार बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने बोलते नहीं, वो आपके बेनिफिट के लिए कि अगर कभी इनकेस नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम बेस्ट होता है, और वहाँ पर पूरा सीक्वेंस से आपको चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, नोट्स वगैरह भी उसी और नोट्स वगैरह भी आपको उस पर प्रोवाइड कर दे जाएंगे। अगर पीडीएफ वगैरह कुछ बनता है उस पर तो भी आपको वहाँ मिल जाएगा, इजली चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। बस वही मकसद होता है टेलीग्राम ज्वाइन करने का। ठीक है, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।